स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं विलियम चैप्टर का अगला लेक्चर। इससे पहले लेक्चर में हमने हेनरी का नियम पढ़ लिया था। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ठोस विलयन क्या है। एक तो पढ़ना है ठोस विलयन के बारे में, एक पढ़ना है इसके प्रकार, ठोस विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ना है भाई द्रव्य विलयन, का वाष्प दाब। एक पढ़ना है द्रव्य विलयन का वाष्प दाब और इस वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद पढ़ना है भाई द्रव्य विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। और इसी में एक पढ़ेंगे भाई राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है। देखिए भाई, एक तो राउल्ट का नियम दिया गया है द्रव्य विलयन के लिए और एक राउल्ट का नियम दिया गया है ठोस द्रव्य विलयन के लिए, ठीक है। तो ये वाला राउल्ट का नियम बाद में पढ़ेंगे। अब ये किस में पढ़ेंगे भाई, पहले पढ़ेंगे द्रव्य विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। ठोस विलयन क्या है। पहले डालते हैं हेडिंग ठोस विलयन। ठोस विलयन इसे बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है भाई, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त विलयन ठोस विलयन कहलाता है। क्या बोला भाई, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त विलयन क्या कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। जैसे भाई कॉपर और जिंक को आपस में मिला दो तो क्या बनता है, पीतल। बात समझ में आया ना, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आपस में मिलाने पर क्या बनते हैं, एक विलयन प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ठोस विलयन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ठोस विलयन के प्रकार। ठोस विलयन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार, ठीक है। ठोस विलयन के प्रकार। उससे पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं भाई, हमने जो सॉलिड स्टेट चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि सॉलिड में जो अणु परमाणु आयन होते हैं किस तरीके से रह जाते हैं, इस तरीके से। इसी तरीके से क्या होते हैं भाई, अरेंज होते हैं। देखो भाई, इन्हें बोलते हैं क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। और ये जो गोले गोले से बनाए हैं ये तो क्रिस्टल जालक हैं। ये जो इनके बीच में खाली स्थान होता है भाई, इसे बोलते हैं अंतराकाशी, अंतराकाशी स्तर। क्या होता है, अंतराकाशी स्तर। बात समझ में आया ना। तो क्रिस्टल जालक और अंतराकाशी स्थिति के आधार पर दो प्रकार के ठोस होते हैं। पहला होता है, पहला है भाई, पहले नंबर का है प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन से बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन सॉलिड लिक्विड, ठीक है। दूसरा होता है भाई, दूसरा होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। दूसरा होता है अंतराकाशी ठोस विलयन, ठीक है। देखिए भाई, ये क्या होता है, ये किस प्रकार का होता है, जैसे हमने कॉपर और जिंक को आपस में मिलाया तो क्या बना, पीतल, ठीक है। देखो भाई, अगर हम मान लें कि यहाँ सब क्या रखे हुए, कॉपर रखी हुई है,
सारों में क्या है भाई, कॉपर रखी हुई है, ठीक है, किसमें, क्रिस्टल जालक में। ये क्या है, सारी कॉपर। अगर हम कुछ कॉपर के, देखो ये कॉपर है, अगर कुछ कॉपर को किसके द्वारा हटा दें, जिंक के द्वारा हटा दिया जाए, ये हटा दिया, कॉपर को किसके द्वारा हटा दिया, जिंक के द्वारा, कॉपर को किसके द्वारा हटा दिया, जिंक के द्वारा, ठीक है। तो क्या हुआ है, इसमें प्रतिस्थापन हुआ है, क्या हुआ है, प्रतिस्थापन। किसने किया भाई, कॉपर के जो परमाणु थे या अणु थे, अणु, ठीक है, यहाँ कॉपर के परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें किसने हटा दिया, उन्हें हटाया है Zn ने, क्या हटाया, Zn ने, यानी क्या किया, प्रतिस्थापन किया। तो इस प्रकार से जो ठोस बनेगा उसे क्या बोलेंगे भाई, प्रतिस्थापनीय ठोस। क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापनीय ठोस। जैसे एग्जाम्पल है भाई पीतल, ठीक है, इसी तरीके से कांसा होता है, ठीक है, पीतल, कांसा, ये सब कुछ क्या होता है, कांसा में भी क्या होता है, Zn के द्वारा ही क्या हटाए जाते हैं, परमाणु हटाए जाते हैं। समझ में आई बात। तो इस प्रकार का ठोस क्या रहता है, प्रतिस्थापनीय ठोस। अब अंतराकाशी ठोस क्या होता है, अंतराकाशी ठोस में होता है भाई, ये हमारे पास कोई ठोस की स्ट्रक्चर है, अब की बार क्या हो, ये जो सीयू थे, सपोज करो ये सीयू थे, सारोमेन में क्या था, सीयू सब में क्या था, सीयू, सब में क्या है, सीयू। बात समझ में आई। अगर अब की बार देखो भाई, अब की बार ये सीयू तो ना हटे और कोई अलग से क्या जाए भाई, कोई अलग से परमाणु किन में आ जाए, अंतराकाशी, इनमें क्या जाए, समा जाए, आके किन में समा जाए, इनमें क्या हो जाए, अंतराकाशी क्षेत्र में क्या आ जाए, समा जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो किस में समाया भाई, अंतराकाशी में। अब की बार प्रतिस्थापन तो नहीं हुआ, अब की बार क्या नहीं हुआ, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ठोस बनेगा उसे क्या बोल देंगे भाई, उसे बोल देंगे हम अंतराकाशी ठोस विलयन, ठीक है, समझ में आया ना। इसे क्या बोल देंगे, अंतराकाशी ठोस विलयन, क्योंकि अब की बार जो परमाणु आए हैं या अणु आए हैं वो किस में आए, अंतराकाशी में आए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, प्रतिस्थापन हुआ था, क्या हुआ था, प्रतिस्थापन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है भाई, इसका एग्जाम्पल है टंगस्टन कार्बाइड, इसका एक एग्जाम्पल है टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड सूत्र होता है WC, ठीक है, W टंगस्टन, C यहाँ पे क्या करेगा, कार्बाइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठोस विलयन। क्या होता है, ठोस विलयन के प्रकार, दो प्रकार के ठोस विलयन है भाई, एक तो प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन, जिनमें क्या होता है, परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा क्या होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं, इस प्रकार से बना विलयन क्या कहलाता है, प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। दूसरा क्या होता है, जब कोई परमाणु अंतराकाशी स्थिति को घेर ले या भर दे तो उससे जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे, अंतराकाशी ठोस विलयन, ठीक है। अंतराकाशी ठोस विलयन को ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं भाई द्रव्य विलयन क्या होते हैं और द्रव्य विलयन का वास्तुदाब, ठीक है, चलेगा। द्रव्य, अब हमें देखना है अगली जो हेडिंग है वो है द्रव्य विलयन का वास्तुदाब, वास्तुदाब, ठीक है। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है, पहले समझते हैं द्रव्य विलयन क्या होता है, द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन, ठीक है, ऐसा बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। पहले समझते हैं द्रव्य विलयन क्या होता है, ठीक है। तो वही जिसमें विलायक क्या हो, द्रव, ठीक है, और विलय क्या हो, विलय क्या हो, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, और क्या हो सकती है, गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई ऐसा विलयन जिसमें विलायक का कार्य कौन करे, तो हर बार द्रव करे, और विलय का कार्य कौन कर सकती है, द्रव भी कर सकती है, ठोस भी कर सकती है, गैस भी कर सकती है। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, द्रव विलयन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब समझते हैं वाष्पदाब कैसे पता करते हैं इनका, वाष्पदाब, ठीक है। चलिए तो पहले हम कुछ समझते हैं। जैसे भाई हमारे पास एक ये पात्र है, इसमें हमने क्या भर दिया, कोई द्रव भर दिया, ये क्या भर दिया, द्रव, और ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब किसी पात्र में हमने द्रव ले लिया तो उसमें क्या होगा, वाष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वाष्पन की क्रिया का मतलब यहाँ से जो द्रव के अणु हैं ये वाष्प में चेंज हो गए और इस तरीके से क्या हो गए, वायुमंडल में जाके क्या हो जाएंगे, वायुमंडल में चले जाएंगे, यानी कि वायुमंडल में यहाँ से निकलेंगे और वायुमंडल में क्या हो गए, चले जाएंगे। ये निरंतर काम चलता रहेगा और यहाँ से वाष्प बनती रहेगी और ये वायुमंडल में जाती रहेगी। बात सही है ना। तो इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा भाई,
ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये पात्र बंद। अब की बार क्या करना पड़ेगा, इस पात्र को बंद कर दो, क्योंकि भाई ये वाष्प तो वायुमंडल में जो चली गई, ये वाष्प तो वापस आनी नहीं इसमें, ये वाष्प तो आप वापस आने नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अवरोध नहीं लग रहा जिससे टकरा के वापस आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पात्र लेना हो तो बेकार है। तो हम क्या लेंगे, एक ऐसा पात्र लेंगे जो क्या हो भाई, ऊपर से बंद हो। ये हमने एक पात्र ले लिया जो ऊपर से क्या है, बंद है। तो अब की बार क्या होगा, जो द्रव के अणु हैं ये बदलेंगे वाष्प में। क्या बदलेंगे, वाष्प में। इस तरीके से क्या बदलेंगे, वाष्प में। और ये इधर यहाँ पे टकराएंगे और टकरा के क्या आएंगे, वापस टकरा के क्या आएंगे भाई, वापस किस में मिलेंगे, द्रव में ही आके क्या होंगे, मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जा रहे भाई, यहाँ से ये जा रहे हैं और टकरा के वापस किस में मिल रहे हैं, द्रव में मिल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ समय बाद देखो भाई, पहले समझो द्रव से वाष्प में बदलना, द्रव से किस में बदलना, वाष्प, द्रव से वाष्प में बदलना क्या लगता है, वाष्पन। और वाष्प से द्रव में बदलना क्या क्या लगता है, संघनन। ठीक है, क्या क्या लगता है, संघनन। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, द्रव का वाष्प में बदलना। ठीक है, ये स्थिति थोड़ी देर बाद उत्पन्न हो जाएगी भाई, कि द्रव से वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलने की दर क्या हो जाएगी, बराबर। यानी कि कुछ समय बाद क्या होगा भाई, वाष्पन की दर किसके इक्वल हो जाएगी भाई, संघनन की। वाष्पन की दर किसके इक्वल हो जाएगी, संघनन की। यानी कि द्रव से वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलने की जो दर है, यानी कि जो गति है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो उस टाइम जिस टाइम ये बराबर हो जाएगी उस अवस्था को बोलेंगे हम साम्य अवस्था। जब संघनन और वाष्पन की दर बराबर हो जाती है तो उस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। इस अवस्था पर भाई, साम्य अवस्था पर इस द्रव की सतह पर, ध्यान से सुनना भाई, जब ये साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाएगी तो इस टाइम इस द्रव की सतह पर वाष्प के जो अणु दाब उत्पन्न कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, दाब उत्पन्न कर रहे होंगे। जैसे ये साम्य अवस्था उत्पन्न हुई, इस साम्य अवस्था पर इस द्रव की सतह पर जो वाष्प के ये अणु नीचे की ओर आ रहे हो, जो आ रहे हैं, वो जो इस टाइम इस सतह पर क्या कर रहे होंगे, द्रव की सतह पर दाब उत्पन्न कर रहे होंगे, वही क्या कहलाओगा भाई, वाष्प दाब। क्या कहलाओगा, वाष्प दाब। समझ में आया ना, साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। समझ में आई बात। चलिए भाई, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन देखिए भाई। और ये जो काम होगा ना भाई, यहाँ इसके लिए हमें क्या लेना, टेम्परेचर फिक्स। टेम्परेचर क्या रखना, फिक्स, बात है ना। तो डेफिनेशन देखिए, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वाष्प दाब। समझ में आई डेफिनेशन क्या होती है भाई, पहले बात समझ में आ गई। संघनन और वाष्पन क्या होता है, तो जब ये संघनन और वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो उस टाइम इस द्रव की सतह पर, ये जो द्रव की सतह है, इस द्रव की सतह पर ये वाष्प जो भी दाब उत्पन्न कर रही होगी वही क्या कहलाओगा, क्या कहलाओगा भाई, वाष्प दाब कहलाऊंगा। उस द्रव का क्या कहलाओगा, वाष्प दाब। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं भाई। द्रव्य विलयन के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है भाई। अब हम करेंगे वाष्प दाब को, द्रव्य विलयन के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, चलिए इसमें दो कारक है। पहला है भाई इसकी द्रव की प्रकृति, पहला है द्रव की प्रकृति और दूसरा है ताप। ठीक है, द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, पहला समझते हैं भाई। द्रव की प्रकृति का
क्या इफेक्ट पड़ेगा वाष्प दाब पर, द्रव्य विलयन के वाष्प दाब पर द्रव्य की प्रकृति का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए भाई, जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा द्रव के अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है। जो वाष्प दाब होगा भाई वो व्युत्क्रमानुपाती होगा द्रव के अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है। समझते हो क्या है। देखिए भाई, ये हमारे पास कोई द्रव है, ठीक है। ये द्रव के क्या है, अणु है। इस तरीके से द्रव के क्या है, अणु। अगर इन द्रव के अणुओं के बीच में जो ये आकर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, आकर्षण बल। इन द्रव के अणुओं के बीच में जो है क्या लग रहा है, आकर्षण बल। अगर ये अधिक होगा, क्या होगा भाई, अधिक होगा, ये आकर्षण बल अधिक होगा तो इन अणुओं का वाष्प में बदलना क्या होगा, आसान नहीं होगा। या क्या होगा भाई, इन अणुओं का द्रव में बदलना बहुत ही क्या होगा, मुश्किल होगा। यानी कि ये आसानी से वाष्प में नहीं बदलेंगे। और जब ये आसानी से वाष्प में नहीं बदलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्प कम बनेगी। वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी। अगर वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा भाई, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम। बात समझ में आया ना, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अगर इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम हो तो वाष्प ज़्यादा बनेगी। वाष्प क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। बात है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर अंतरा आणविक आकर्षण बल कम है तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और अंतरा आणविक आकर्षण बल ज़्यादा है तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अणुओं के बीच में, किसी द्रव के अणुओं के बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण होगा वे वाष्प में उतने ही कम बदलेंगे, और वाष्प में जितने कम बदलेंगे उतना ही क्या होगा, वाष्प दाब कम होगा। समझ में आया ना। और जितना ज़्यादा बदलेंगे उतना ही वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब देखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई, हमारे पास ये क्या है, एक बर्तन में क्या ले लिया हमने, लिक्विड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके अणु है। अगर हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा दें भाई, क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा दें। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनके अणुओं की वाष्प में बदलने की जो गति ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये अणु बहुत ही तेज़ी से वाष्प में बदलने शुरू हो जाएंगे, और जितनी जल्दी ये वाष्प में बदलेंगे तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पे वाष्प होगी, और जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, वाष्प होगी, उतना ही क्या होगा भाई, अधिक क्या होगा, वाष्प दाब। क्या होगा, वाष्प दाब। समझ में आया ना। ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अणु जल्दी जल्दी से क्या बदलेंगे, वाष्प में बदलेंगे। वाष्प में बदलने का मतलब है इनकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगी, और ये जल्दी से वाष्प में बदल जाएंगे। और वाष्प में बदलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा वाष्प मिलेगी, और जितनी ज़्यादा यहाँ पर वाष्प मिलेगी वो वाष्प क्या करेगी भाई, इसके पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर क्या लगाएगी, उतना ही अधिक दाब उत्पन्न करेगी या दाब लगाएगी, तो उससे क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, वाष्प भी बढ़ेगी। समझ में आया ना, तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गई तुम्हारे ये भाई दोनों बातें। पहली बात है कि अगर हम द्रव के अणुओं के बीच में, अगर द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम रहा तो वाष्प दाब अधिक, द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा रहा तो वाष्प दाब कम। ठीक है, और ताप अगर बढ़ा दोगे तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो उससे क्या होगा भाई, वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई, अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब समझते हैं भाई द्रव विलयन का वाष्प दाब कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब अगली जो हेडिंग है वो है द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, पहले समझते हैं द्रव द्रव विलयन क्या होता है। पहले में क्या समझेंगे, द्रव द्रव विलयन क्या होता है। तो द्रव द्रव विलयन में होता है जिसमें भाई विलायक भी क्या हो, द्रव हो, और विलय भी क्या हो, द्रव हो। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या हो, वाष्पशील। कैसे हो, वाष्पशील। दोनों के दोनों कैसे हो, वाष्पशील। ठीक है, कैसे हो, वाष्पशील। दोनों कैसे हो, वाष्पशील। यानी कि द्रव द्रव विलयन भी होता है भाई जिसमें द्रव विलायक भी द्रव होता है और विलय भी क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, वाष्पशील। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब को समझाने के लिए भी, किसके लिए, द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब को समझाने के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया, एक नियम दिया भाई। वो नियम दिया उन्होंने द्रव द्रव के विलयन को समझाने के लिए। ठीक है, और किसमें दिया, 1986 ईस्वी में। 1986 में द्रव द्रव के विलयन को के वाष्प दाब को समझाने के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया। ठीक है, इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, इसमें लिखना है इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील, वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब, अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के, उस अवयव के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के समानुपाती, समानुपाती होता है। क्या बोला भाई, राउल्ट ने एक नियम दिया था भाई, द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब को समझाने के लिए एक नियम दिया। वो नियम क्या है भाई, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव, किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सही में है ना। आइए इस बात को समझते हुए इन्होंने क्या कहा, देखिए भाई, हमारे पास विलयन है, विलयन, विलयन में दो अवयव है भाई, एक अवयव तो है बी। ठीक है, एक अवयव है ए और एक अवयव है हमारे पास बी, एक अवयव है बी। ठीक है, हमने मान लिया इसका वाष्प दाब कितना है, पी ए, और इसका वाष्प दाब मान लिया पी बी। ठीक है, इसका मोल प्रभाज मान लिया एक्स ए, इसका मोल प्रभाज मान लिया एक्स बी। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में जो वाष्पशील अवयव होगा उसका मोल पर, उसका जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके, उसके मोल प्रभाज के। इसी तरीके से अगर विलयन में अवयव भी है तो उसका भी जो मोल प्रभाज वो वाष्प दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा, उसके मोल प्रभाज के। समझ में आई बात भाई। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस समानुपाती को हटा दें और क्या लगा दें यहाँ पे P0A एक्स बी। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, PB P0B और एक्स बी। ठीक है, जहाँ पर भाई, जहाँ पर या जहाँ P0A व P0B अवयव A व B के शुद्ध क्या भाई, A व B के शुद्ध वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। समझ में आई बात। ठीक है, तो भाई राउल्ट ने कहा था
कोई हमारे पास विलयन है, उस विलयन में जो अवयव होगा उसका जो वाष्प दाब होगा वो उसके मोल प्रभावी के क्या होगा, समानुपाती। इस समानुपाती को हटा के क्या लगा दिया, PA0 जो है वो हमारा जो अवयव A है उसका शुद्ध क्या है, वाष्प दाब, क्या है, शुद्ध वाष्प दाब। इसी तरीके से कोई अवयव B है विलयन में, उसका जो वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभावी के क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती को हटा के क्या लगा दिया, P0B, और जो P0B है वो क्या है भाई, B का शुद्ध वाष्प दाब है। बात समझ में आए ना। तो ये नियम देखो भाई, अगर हमारे विलयन में A और B, ठीक है, A और B है और दोनों क्या है, वाष्पशील है, दोनों क्या है, वाष्पशील। अगर हम कुल दाब की बात करें, कुल दाब, कुल विलयन का दाब, कुल विलयन का दाब, कुल विलयन के दाब की बात करें तो कुल विलयन का दाब कितना होगा, P बराबर कितना हो जाएगा भाई, अवयव A का वाष्प दाब और अवयव B का वाष्प दाब। तो A का वाष्प दाब कितना है भाई, A का वाष्प दाब ये रहा, P0A XA प्लस B का वाष्प दाब कितना है, P0B और XB। बात समझ में आया ना। तो ये राउट ने एक नियम दिया था, बात समझ में आया ना, क्या दिया था, एक नियम दिया था। बात समझ में आई। चलिए अब देखिए भाई, हम जानते हैं XA प्लस XB बराबर कितना होता है, 1। हमें पता है अगर विलयन में हमारे पास दो अवयव है, अवयव A अवयव B, तो इनके जो मोल प्रभाज का योग होगा, इनके जो मोल प्रभाज का योग होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। किसके इक्वल होगा भाई, 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। इनका जो भी होगा क्या होगा, 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आया ना। चलिए अगर हम क्या करें, यहाँ से XA बराबर क्या रख दें, 1 माइनस के XB। किस समीकरण में, समीकरण नंबर ये 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या रख दो, इसमें रख दो। तो रखने के बाद क्या आएगा, P बराबर क्या रख दिया भाई, P0 तो ऐसे कैसे ही रहा, और क्या रख दिया, XA की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस के XB, और क्या रहा 0 XB। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, इसकी वजह से मैं करी P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। देखो भाई इन दोनों में से क्या ले लो, X कॉमन ले लो, क्या ले लो भाई, XB दोनों में से कॉमन आ जाएगा, XB दोनों में से कॉमन आ गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये P0B किस में आएगा, प्लस में, और ये किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये क्या है भाई, कुल दाब है किसका, द्रव विलयन के लिए क्या है, एक कुल दाब है। बात समझ में आए ना। ठीक है, चलिए समझ में आ गई होगी इतनी बात तुम्हारी। अब हम देखते हैं इनके बीच में ग्राफ देखते हैं भाई, ग्राफ किनके बीच में देखेंगे। चलिए इनके बीच में क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, जिससे राउट के नियम ने क्या करा था, इनके बीच में एक ग्राफ दिया था, वो ग्राफ इस तरीके से है। चलिए हमने क्या पढ़ा है भाई अभी, PA बराबर P0A और XA। इसी तरीके से क्या पढ़ा है, PB बराबर P0B XB। ठीक है, ये दो समीकरण होगी, और एक समीकरण क्या क्या पढ़ी थी भाई अभी, एक समीकरण ये देख लो, P बराबर P0A प्लस XB, P0 माइनस के P0A और B। ठीक है, इन तीन समीकरणों को हम यूज करके क्या खींचेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। इन तीन समीकरण का प्रयोग करके क्या खींचेंगे, एक ग्राफ। चलिए ग्राफ किस तरीके से खींचेंगे, चलिए भाई, और ग्राफ जो खींच रहे हैं भाई, ग्राफ खींच रहे हैं हम किसके बीच में, वाष्प दाब वर्सेस किसके बीच में भाई, मोल प्रभाज, वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच में। तो ग्राफ कैसे खींचेगा, इस तरीके से। ठीक है भाई, पहले हम इस समीकरण के लिए ग्राफ खींचते हैं, समीकरण नंबर 1 के लिए। तो समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे पहले समझ लो, इस एक्सिस पे तो हमने क्या रख दिया, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, इस एक्सिस पे मोल प्रभाज रखा, और यहाँ पे क्या रखा, वाष्प दाब। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा, वाष्प दाब। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस समीकरण के लिए खींचते हैं, इस समीकरण के लिए क्या खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे भाई, मोल प्रभाज की वैल्यू रखना शुरू करेंगे, मोल प्रभाज की वैल्यू रखना शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, और 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ाएंगे, 1 तक। कहाँ तक बढ़ाएंगे, 1 तक। समझ में आई बात, 0 से शुरू करेंगे। सपोज करो हमने यहाँ से शुरू करा भाई, XA 0 से शुरू करा, और मोल प्रभाज की देखो भाई, मोल प्रभाज 0 से शुरू करा और 0 से बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, और बढ़ा के क्या कर दिया, XA = कितना कर दिया, 1। बात समझ में आया ना, समझ में आई। क्या करा भाई, XA की वैल्यू इस समीकरण में, किस समीकरण में, PA बराबर P0A और XA, इसमें क्या रखा, XA की वैल्यू
पहले जीरो रखी, जब जीरो रखोगे तो पी ए भी क्या आ जाएगा जीरो, जब एक्स ए की वैल्यू जीरो रखी तो पी ए भी क्या आ गया जीरो। तो यानी कि एक्स ए पे देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन किसको बता रही, ये लाइन बता रही है दाब को, किसको बता रही दाब को। तो जब हमारे पास मोल प्रभाज क्या है जीरो है तो दाब भी क्या रहेगा जीरो। बात सही है ना। जब हमने क्या करा धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाई, सपोज करो कितना रखा अगली बार 1 तक करनी, कितना रखा 0.2 रखा, 0.2 रखा तो क्या करा 0.2 रखा, मोल प्रभाज की वैल्यू कितनी रखी 0.2, सही है ना। तो कुछ ना कुछ वाष्प दाब आया होगा, वो वाष्प दाब समझ लो इतना आ गया होगा, ठीक है, इतना आ गया होगा इतना। तो यहाँ से क्या करा भाई, इसे इधर बढ़ाया और इसे इधर बढ़ाया तो क्या मिलेगा 1 पॉइंट मिला, समझ में आया ना। इसी तरीके से अगली बार कितनी रखी 0.3 वैल्यू रखी, किसकी मोल प्रभाज की, बात है ना। तो क्या मिला होगा, कुछ ना कुछ वाष्प दाब मिला होगा, सपोज करो इतना वाष्प दाब मिला तो इसे ऐसे बढ़ाया, इसे ऐसे बढ़ाया, 1 पॉइंट ये मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करा 0.1 2 3 4 करते कहाँ ले गए, एक्स ए की वैल्यू कहाँ तक लेंगे 1 तक। तो जैसे ही 1 पे गई तो एक इस तरीके की हमें क्या प्राप्त हुई भाई, लाइन प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, इस तरीके क्या प्राप्त हुई लाइन, ठीक है। तो जैसे हमने क्या करा भाई, अगर तुमने यहाँ पे क्या कर दिया इसकी वैल्यू 1 रख दी तो 1 रखने पे क्या प्राप्त होगा, पी ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, पी ए 0। तो यानी कि x इक्वल टू 1 पे जो ये वैल्यू प्राप्त हुई है कितनी है भाई, पी 0 ए। बात समझ में आए ना, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये ग्राफ खींचा है, किसका ग्राफ है, पी ए बराबर पी 0 ए एक्स ए। समझ में आई बात। अब हमें इसी तरीके से किसके लिए खींचना भाई ग्राफ, इसी तरीके से किसके लिए खींचना, पी बी 0 पी बी बराबर पी 0 बी और एक्स बी के लिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या करा भाई, यहाँ से हमने क्या करा, ये मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करा, अब की बार एक्स बी की वैल्यू क्या करी 0 से शुरू करी और 0 से बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक लेंगे, एक्स बी इक्वल टू क्या लेंगे 1 तक, ठीक है। समझे भाई। जब हमने एक्स क्या करें, हम एक्स बी की वैल्यू 0 से प्रारंभ करके कहाँ तक बढ़ाते जा रहे हैं, 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से क्या हुआ भाई, धीरे धीरे बढ़ाई और कितनी कर दी 1। सही में ना। देखो भाई जब तुमने क्या रखी होगी 0 रखी होगी यहाँ पे वैल्यू, तो ये कितना होगा 0, तो 0 पे कितना आया 0, फिर 0.1 0.2 इस तरीके से रखी होगी। तो इस तरीके से इसका एक ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, एक इस तरीके का क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जब तुमने एक्स बी की वैल्यू क्या रख दोगी 1 रख दोगी तो पी बी कितना आ गया होगा, पी 0, ठीक है। तो एक्स बी की वैल्यू 1 पे जो दाब प्राप्त हुआ होगा इतना दाब प्राप्त होगा, ये दाब क्या है हमारे पास पी 0 बी। बात समझ में आया ना। अगर हम इन दो को मिला दे भाई, इन दो को क्या कर दे मिला दे, तो ये क्या होगा कुल दाब, ये क्या होगा कुल दाब। कुल दाब का मतलब पी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस के पी बी। समझ में आया ना। देखो भाई ये इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, ये यहाँ तक की हाइट जो है वो ज़्यादा है, ये क्या है कम है, ठीक है। तो ये जो लाइन खींची गई है ना, ये लाइन खींची गई है, ये वाला किसके लिए ग्राफ खींचा गया है, इस समीकरण नंबर 3 के लिए। कौन सा, ये समीकरण नंबर एक तरीके से कौन सी है 3, ये एक समीकरण नंबर कौन सी है पहली, और ये किसके लिए भाई, ये है दूसरी के लिए। दूसरी के लिए क्या है, पी बी बराबर पी 0 बी एक्स बी, ये समीकरण नंबर कौन सी थी, दूसरी। बात है ना। तो इस समीकरण नंबर तीसरी में, इस समीकरण नंबर तीसरी में देखो भाई पी बी में से क्या घटा रखा पी ए, तो इसका मतलब पी बी क्या होगा ज़्यादा होगा और पी ए क्या होगा कम होगा। बात है ना। तो पी बी क्या है ज़्यादा है और पी बी क्या है कम है। बात समझ में आ गई, ग्राफ कैसे खिंचा भाई ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने क्या पढ़ा भाई, वाष्प दाब किसमें पढ़ा, द्रव विलयन का वाष्प दाब। एक हमें वाष्प दाब पढ़ना है, वाष्प दाब पढ़ना है वाष्प प्रावस्था में, किसमें भाई, वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था में वाष्प दाब, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना भाई। वाष्प प्रावस्था में वाष्प दाब क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, पी ए इजकल टू वाई ए और पी, ठीक है। ये तो अवयव ए के लिए हो गया, अवयव बी के लिए क्या होगा, पी ए वाई बी और पी, ठीक है। यहाँ पर जो पी है भाई, पी है कुल दाब, क्या है कुल दाब, सही ना है ना। पी क्या है यहाँ पे कुल दाब, ठीक है। और इसे किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, पी ए इजकल टू क्या होता है, पी 0 ए एक्स ए बराबर क्या हो गया वाई ए और पी, ठीक है। यहाँ पे जो वाई ए है भाई, ये है वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था का मोल प्रभाज, क्या है भाई, वाष्प प्रावस्था का मोल प्रभाज, ठीक है। वाई भी क्या है यहाँ पे, वाष्प प्रावस्था का मोल प्रभाज। तो इसे क्या लिख सकते हैं, पी ए की जगह हमने क्या लिख दिया,
PA0 XA। तो यहाँ से अगर वाष्प प्रावस्था का मोल प्रभाव निकालना तो क्या आ जाएगा भाई, PA0 XA बटा कितना आ जाएगा P। P क्या है यहाँ पर, कुल दाब। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है B भाई, PB को क्या लिख सकते हैं हम, P0 B XB और बराबर कितना है Y B और P। ठीक है, तो यहाँ से Y B क्या आ जाएगा भाई, Y B आ जाएगा P0 B XB बटा कितना आ जाएगा P। बात समझ में आया ना। तो अभी हम जब इनके ऊपर सवाल करेंगे तो तब ये वाले सूत्र हमें क्या करने में यूज करने हैं। बात समझ में आया ना। तो इतना समझ में आ गया भाई तुम्हारी, ये ग्राफ कैसे खींचा गया है इसे याद रखना है। ठीक है, जब हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पढ़ेंगे तो इस ग्राफ का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये वाला ग्राफ जो किसने दिया था, राउल्ट ने दिया था। राउल्ट के नियम पर आधारित क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, आइए इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm व 60 mm है। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, ये नीट में भी आया था। ठीक है, इस तरीके का सवाल। तो चलिए भाई समझते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हमारे पास दो द्रव दे रखे हैं, द्रव A द्रव B। ठीक है, इसका वाष्प दाब मान लो क्या है P, कितना दे रखा है 80 mmHg। ठीक है, समझ में आया ना। इसका ये क्या होगा PA0। इसी तरीके से इसका मान लो PA0 कितना दे रखा है, सॉरी PB0 कितना दे रखा है भाई 60 mm। बात समझ में आया ना। ये क्या दे रखा है, इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब। समझ में आया ना। इसके मोल कितने दे रखे हैं, मोल मान लो N1 कितने दे रखे हैं 3, इसके मोल N2 मान लो कितने दे रखे हैं 2। ठीक है, इसका मोल प्रभाव अगर हम निकालो, देखो इन दोनों के कुल मोल कितने हो गए, कुल मोल कितने हो गए, A के मोल प्लस B के मोल कितने हो गए भाई 2 प्लस 3 प्लस 2 कितने हो गए 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, A का मोल प्रभाव। A का मोल प्रभाव क्या होगा भाई, A का मोल प्रभाव A के मोल ऊपर, A के मोल तो ऊपर और कुल मोल नीचे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें B का मोल प्रभाव निकालना हो तो B का मोल प्रभाव कैसे निकाल लोगे, क्या करोगे भाई, B के मोल ऊपर कुछ कुल मोल नीचे। समझ में आया ना। तो ये हमारे पास A के मोल प्रभाव आ गए और ये क्या आ गए B के मोल प्रभाव। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के आधार पर हमने पढ़ा था कुल दाब क्या होता है भाई, PA0 XA प्लस PB0 XB। ठीक है, तो रख दो भाई यहाँ पे वैल्यू, PA0 की वैल्यू कितनी है 80, इसकी वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 60, ये दे रखी है भाई, और मोल प्रभाव कितना है 2/5। ठीक है, तो इसे हल कर लोगे भाई, हल करने पे कितना आएगा, ये 5 से कट गया 16 बार। ठीक है, 16 थी 48 प्लस ये कितनी बार कट गया 12 बार। ठीक है, और 12 दूनी 24। अगर इसे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा भाई 72। ठीक है, और ये क्या रखा मात्रक, ये दाब दोनों क्या थे mm में, तो ये भी कितना आ जाएगा mm में। बात समझ में आ गई भाई तुम्हारे, ये किस तरीके से सवाल हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगले वाले क्वेश्चन में दिया है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3 तथा डाइक्लोरोमेथेन जिसका सूत्र होता है CH2Cl2 के वाष्प दाब दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg और 415 mmHg। ठीक है, इसके बाद कहाँ है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है भाई 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना भाई, विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है भाई, समझते हैं ऐसे। देखो भाई, हमारे पास एक तो है क्लोरोफॉर्म, सॉल्यूशन करो इसका। क्लोरोफॉर्म
एक दिया है क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है। एक दिया है हमारे पास डाइक्लोरोमेथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2, ठीक है। इसका दाब दिया कितना भाई, P0CHCl3 कितना दिया है, कितना दिया भाई, क्लोरोफॉर्म का कितना दिया है, 200 mmHg। और इसका जो दाब दिया है वो कितना दिया है, CH2Cl2 का दाब दिया है 415 mmHg, ठीक है। देखो ये दिया है, आगे से क्या किया है, 15 ग्राम CHCl3, यानी कि इसकी मात्रा मान लो W1 कितना दे रखा है, 25.5 ग्राम, ठीक है। और 40 ग्राम CH2Cl2 कितना कितना दे रखा है, इसका W2 मान लो कितना दे रखा है, 40 ग्राम, ठीक है। इसके 25.5 ग्राम और इसके 40 ग्राम को आपस में मिलाया गया है, और मिलाने के बाद वो पूछ रहा है विलयन का आवास दाब क्या होगा, ठीक है। देखो भाई इसका अनुभार हम निकाल सकते हैं, इसका अनुभार देखिए भाई हमारे पास जो सूत्र है वो क्या सूत्र है, पहले समझिए। विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, P0CHCl3 और XCHCl3 प्लस P0 राउट के नियम के आधार पर भाई CH2Cl2 और XCH2Cl2। बात समझ में आया ना, ये क्या होगा हमारे पास सूत्र होगा विलयन के कुल वाष्प दाब का, ठीक है। देखो भाई इसमें हमें ये भी पता है, ये भी पता है, हमें क्या निकालना, एक तो क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाव और एक किसका निकालना भाई, डाइक्लोरोमेथेन का क्या निकालना, मोल प्रभाव। तो देखो भाई इसका मोल प्रभाव निकालने के लिए इसके मोल चाहिए, इसके मोल भी चाहिए। तो इसके मोल निकालने के लिए क्या करोगे, W1 वैल्यू इसने दे रखी, हमें क्या निकालना, इसका M1 निकालना पड़ेगा, अनुभार कितना होगा। अगर इसका अनुभार देखो तो कार्बन कितना है भाई 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितने हैं 3, एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अगर इन सबको हल कर लोगे तो भाई 119.5 आ जाएगा, ठीक है। और वो कितना होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर क्या आता है मोल। बात समझ में आया ना। इसी तरीके से अगर तुम इसका हल कर लोगे भाई, इसका M2 निकाल लोगे, अनुभार कितना होगा, एक कार्बन का कितना होता है 12, 2 हाइड्रोजन का 2, एक क्लोरीन का होता है 35.5, 2 का कितना हो जाएगा 71। इन सबको जोड़ लोगे तो जोड़ने के बाद लगभग आ जाएगा भाई 85 के आसपास, 85 ग्राम पर मोल, क्या आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल, ठीक है। समझ में आया। अगर इसके मोल निकाल लोगे तो मोल क्या आ जाएगा N1 W1 बटा M1। इसी तरीके से इसके मोल निकाल लोगे तो W2 बटा M2, ठीक है। इसके मोल कितना आ जाएगी भाई, इसकी मात्रा 25.5 बटा 119.5, ठीक है। एक बार खुद से देख लेना भाई निकाल के 119.5 ही आता है क्या, ठीक है। इसे हल करोगे तो हल करने के बाद कितना आएगा बताओ भाई, हल करने के बाद आ जाएगा इसका, हल करने के बाद आ जाएगा भाई इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.213 मोल, इतने मोल आ जाएंगे, ठीक है। और इसके मोल अगर इसे हल करें कितना आएगा भाई 40 बटा 85। अगर इसे हल करोगे तो हल करने के बाद कितना आएगा भाई, इसे हल करने के बाद आ जाएगा 0.470 मोल। ये तुम्हारे पास दोनों के मोल आ गए भाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, मोल प्रभाव। किसका मोल प्रभाव निकालना, क्लोरोफॉर्म का। तो मोल प्रभाव का क्या सूत्र होता है भाई, क्लोरोफॉर्म का क्या निकालना, मोल प्रभाव। तो क्लोरोफॉर्म के मोल तो क्या रख दो ऊपर, ठीक है, और कुल मोल क्या रख दो नीचे। कुल मोल किसके भाई, इसके मोल और इसके मोल। इसके मोल कितने 0.213 प्लस इसके मोल कितने 0.7470, ठीक है। अगर इसे तुम हल करोगे तो हल करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई तुम्हारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.312, कितने आ जाएगी 0.312, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसके मोल प्रभाव निकालना तो इसका मोल प्रभाव कैसे करोगे भाई, CH2Cl2, ठीक है। तो इसका मोल प्रभाव देखो भाई, विलयन में दो घटक हैं, एक तो डाइक्लोरोमेथेन, एक क्या है क्लोरोफॉर्म। अगर तुमने एक का मोल प्रभाव निकाल लिया तो दूसरे का मोल प्रभाव हम निकाल सकते हैं 1 में से घटाकर। क्या निकाल सकते हैं, हमने देखो इसका मोल प्रभाव निकाल लिया, हमें इसका निकालना, तो इसमें इसका निकालने के लिए क्या करोगे, इसका मोल प्रभाव इसमें से घटा देंगे 1 में से, क्योंकि हमें पता है इसका मोल प्रभाव और इसका मोल प्रभाव इक्वल किसके होता है 1 का। अगर इसका मोल प्रभाव और इसका मोल प्रभाव दोनों का जोड़ दोगे तो कितना देगा 1। तो 1 का निकाल लो और दूसरे का निकालने के लिए 1 में से घटा दो, ठीक है, ठीक है। अगर इसे घटा दोगे तो कितना आएगा भाई, इसे घटाने के बाद आएगा तुम्हारा 0.312 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा लगभग
0.688 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई हमने क्या करा है, P0 दे रखा था, इसका भी दे रखा था, इसका W1, इसका W2, इसका M1, इसका अणु बाहर निकाल लिया, इसका M2, इसका अणु बाहर निकाल लिया, इसके मोल निकाल लिया, इसके मोल निकाल लिया। ठीक है, अब इसका मोल पर बाहर निकालना तो क्या करते हैं, जिसका मोल पर बाहर निकालना होता है उसके मोल ऊपर करते हैं, कुल मोल क्या करते हैं नीचे। कुल मोल क्या है, इसके मोल जमा इसके मोल कर दिए, इसका मोल पर बाहर निकाल दिया। हम जानते हैं कि भाई इसके मोल पर बाहर और इसका मोल पर बाहर दोनों किसके इक्वल होते हैं, अगर उन दोनों को जोड़ दें तो किसके इक्वल होते हैं, एक के। ठीक है, तो अगर हमें एक का मोल पर बाहर निकाल लिया और दूसरे का मोल पर बाहर निकालना तो उसे एक में से घटा देना है, बात है ना। तो इसका मोल पर बाहर निकल गया, इसका मोल पर बाहर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना भाई, कुल विलयन का कुल क्या निकालना, दाब निकालना, क्या निकालना, कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब का सूत्र क्या है, ये है। तो इसमें P0 कितना दे रखा भाई, 200। इसका मोल पर भाज्य कितना आया, 0.312 प्लस इसका P0 कितना दे रखा भाई, 415 गुना इसका मोल पर भाज्य कितना, 0.688। ठीक है, अब इसे क्या कर लोगे भाई, हल कर लोगे। हल करने के बाद इसका जो आंसर है वो आ जाएगा भाई 347.92 mmHg। कितना आ जाएगा भाई, mmHg। बात समझ में आया ना। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, कुल वाष्प दाब आ गया। क्या आ गया भाई, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब। बात समझ में आया ना। तो पहला क्वेश्चन तो भाई हल हो गया, जो पहला इसमें पार्ट था वो तो हो गया हल। क्या पूछ रहा था, विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब आ गया। ठीक है, अब देखो भाई दूसरा क्या पूछ रखा है, दूसरा पूछा है इसने, वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाव की गणना करो। ठीक है, तो अभी पढ़ाया था इसमें वाष्प प्रावस्था में क्या होता है भाई। देखो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है PA, जैसे हमारे पास कोई अवयव A है तो वाष्प प्रावस्था में उसका मोल प्रभाव क्या होता है, YA। बात है ना। इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा, PB, YB और A कुल दाब। ठीक है, ये पढ़ा हमने। ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन हमें किसके लिए निकालना भाई, हमें निकालना है क्लोरोफॉर्म के लिए और इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CHCl3 और YCHCl3 और कुल दाब क्या है, P। बात समझ में आया ना, ऐसे गुना कर दो। तो देखो भाई अभी तुमने ये पढ़ा था कि PA बराबर क्या था, PA बराबर तुमने पढ़ा था क्या था भाई, PA0 और क्या था, XA, यही तो पढ़ा था। समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह P0 CH ये और गुना क्या कर सकते हैं, ऐसा रख दो XCHCl3 और ये क्या रहा, YCHCl3 और क्या रहा भाई, कुल दाब। बात समझ में ना। और यही हमें निकालना भाई, ये क्या है, ये क्या है हमारा वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाव, वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाव, वाष्प प्रावस्था में क्या है, मोल प्रभाव। अगर इसे निकालना हो तो क्या करोगे भाई, YCHCl3 ये कितना आ जाएगा, ये बटे में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, P0 CHCl3 गुना, या ऐसे कर दो क्या है भाई, ये XCHCl3 बटा कितना आ जाएगा, P। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई। इसकी वैल्यू कितनी है 200, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 0.312 बटा कुल दाब कितना आया तुम्हारे पास 347.92। ठीक है, 347.92। ठीक है, अगर तुम इसे हल कर लोगे तो हल करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, क्लोरोफॉर्म का, किसका भाई, क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्रावस्था में क्या आ जाएगा, मोल प्रभाव। क्या आ जाएगा, वाष्प प्रावस्था में, किसमें, वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाव। ठीक है, ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा लगभग, वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाव आ जाएगा लगभग भाई 0.18 के आसपास, 0.18 मतलब 0.18। ठीक, इसी तरीके से तुम इसका निकाल सकते हो भाई, किसका, इसका भी निकाल सकते हो, PCH2Cl2 और YCH2Cl2 और P। ठीक है, इसे भी क्या लिख सकते हो भाई, P0 CH2Cl2 X CH2Cl2 और क्या हो गया YCH2Cl2 और क्या हो गया P। ठीक है, अब इसका ये निकालना तो क्या करोगे, CH2Cl2 P0 CH2Cl2 X CH2Cl2 बटा कितना आ जाएगा P। ठीक है, वैल्यू इसकी पुट कर देनी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 415, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.688 और कुल दाब कितना था भाई ये
347.92। ठीक है, तो हल करने के बाद आ जाएगा भाई जो भी आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 0.82। कितना आ जाएगा? 0.82। ठीक है, कर लोगे भाई इसे, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये थे इसके ऊपर सवाल। ठीक है, चलिए भाई अब इसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है। अनादर्श विलयन में पढ़ेंगे कि अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, ये सब क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।